साथ एक खास मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। और मिस्टर श्रीवास्तव, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल हमसे यही समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने देखा कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान सामने निकल कर आया है, सुजुकी ने भी एक अपना बड़ा मेगा प्लान, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया ईवी स्पेस में, इंडियन ईवी स्पेस में। आप क्या इसके बारे में और डिटेल्स हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, इसके जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं वो फिलहाल मुझको नहीं पता है, और मैं उसको पता करके मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मारुति सुजुकी हमेशा से, हमने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं अपने नए मॉडल्स के लिए, नए प्लांट्स के लिए, और बाकी हमारे जो 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 प्रोसेसेस हैं उसके लिए हमने हमेशा से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही स्ट्रांग रखा है, ताकि और एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस दैट मारुति सुजुकी हैज इन द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन द कंट्री। और यही ट्रेंड जो है आगे भी बरकरार रहेगा। जहां तक एग्जैक्ट आंकड़ों का सवाल है या उसके विभाजन का सवाल है, तो ये मुझे इस समय इसका इल्म नहीं है, लेकिन मैं वो पता करके आपको जरूर बताऊंगा कि जो हम एडिशनल वसाइल जो हम इकट्ठा कर रहे हैं उसको कैसे तकसीम करेंगे। जी हाँ श्रीवास्तव साहब, इनफैक्ट आपका जो 10,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान जो अनाउंस किया है पेरेंट ने दहेज में, उसको बाजार बहुत लाइक कर रहा है। करीब 3% ऊपर है आपका स्टॉक। लेकिन अब सीएनजी के बारे में बात करते हैं वापस, ईवी से थोड़ा हट के, क्योंकि सीएनजी आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपने काम किया है। आपके लगभग सारे ही मॉडल सीएनजी में है। फ्रेश ईवी सीएनजी सेगमेंट में फ्रेश स्ट्रैटेजी यहाँ से क्या बन रही है आपकी? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सीएनजी की जो फ्यूल चॉइस है वो सबके लिए बहुत अच्छी है। हमारे कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी है, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है, और हमारे कंट्री के लिए भी बहुत अच्छी है। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। हालांकि आपने अपने प्रश्न में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है उस बात का, लेकिन मैं तफसील से इसको बयान करता हूँ। नंबर 1, CNG's running cost is around 1/3 the running cost of पेट्रोल और डीजल। जैसे कि आप जानते हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और कई सूबों में इसकी कीमत जो है 100 रुपए के दरमियान है। तो और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। लिहाजा जो सीएनजी है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सीएनजी में जो रनिंग कॉस्ट है वो 1/3 के करीब है पेट्रोल और डीजल से। सीएनजी का जो रनिंग कॉस्ट है लगभग ₹1.80 पर किलोमीटर पड़ता है, जबकि यही पेट्रोल या डीजल में ₹5 से लेके ₹5.20 पर किलोमीटर में पड़ता है। तो रनिंग कॉस्ट बहुत अहम रखती है कंज्यूमर के लिए, और ये कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, ये हमारी सोसाइटी के लिए इसलिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्रेंडली है। ये जो सीएनजी की गाड़ियां हैं, ये एमिशन के मामले में पेट्रोल और डीजल से कहीं बेहतर है। और तीसरी चीज, ये कंट्री के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जो गैस की जिसपे हम इंपोर्ट करते हैं, हमारा देश जो इंपोर्ट करता है, वो गैस की कीमत पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बहुत कम रहती है, और इसीलिए ये हमारे कंट्री के डॉलर सेविंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों वजह अगर आप देख लें, सीएनजी का बहुत अच्छा ऑप्शन है, और हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर्स का रुझान जो है बहुत ही वाजे नजर आ रहा है। बिल्कुल श्रीवास्तव जी, ऑफ कोर्स पेट्रोल डीजल के प्राइसेस का इम्पैक्ट तो हम यहाँ देख रहे हैं, लेकिन साथ ही कमोडिटी प्राइसेस में भी एलिवेटेड एक्शंस देखने को मिले हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखता है, जो कि इवेंचुअली प्रॉब्लम हर ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए साबित हो भी जाती है। इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, और क्या टफ कॉम्पिटिशन, कॉस्ट प्रेशर, ये सारे कंसर्न्स हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं फिलहाल? जी बिल्कुल सही है, और ये बहुत अहम मसला है। सिर्फ मारुति सुजुकी के लिए नहीं, पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम है। अगर आप पिछले 1-1.5 साल के उसमें देखें पीरियड में, तो ज्यादातर मटेरियल कॉस्ट
जो जाती है एक गाड़ी को बनने के लिए, ऑल दोज मटेरियल कॉस्ट हैव गॉन अप। और मैं आपको सबसे पहले मिसाल देता हूँ स्टील की। स्टील की कीमतें जो 38 रुपए किलो होती थी करीब 1.5 साल पहले या सवा साल पहले, आज की डेट में 70 से 75 रुपए पर किलो चल रही है। तो स्टील एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कोई भी ऑटो ओईएम के लिए जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें करीब 75 से 77% जो है मटेरियल कॉस्ट होता है। यानी कि मटेरियल कॉस्ट पे जो भी कुछ असर पड़ेगा, और मटेरियल कॉस्ट डिपेंड करता है कमोडिटी प्राइसेस पे, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है कॉस्ट स्ट्रक्चर पे, लिहाजा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका उल्टा असर पड़ता है। तो हमने स्टील की बात करी। अगर आप देखें जब हमने BS4 से BS6 पे जब गए तो उस समय जो कैटलाइजर यूज करते हैं वो दूसरे तरह का था, क्योंकि आपको BS6 स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। उस कैटलाइजर में जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो बहुत लगते हैं, मतलब वो पहले की मात्रा में बहुत लगते हैं। तो उसमें पैलेडियम है, प्लेटिनम है, रोडियम है, ये सारी की जो रेयर जो प्रेशियस मेटल्स हैं, इनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इनफैक्ट अगर आप रोडियम की कीमत लें, सवा साल पहले करीब 16,000 रुपए ग्राम होता था, जो 63 से 64,000 रुपए ग्राम हो गया। आप प्लास्टिक्स ले लें, प्लास्टिक्स जो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं क्योंकि वो एक बाई प्रोडक्ट है फ्यूल का, तो उनकी कीमतें भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो ये जो कीमतें बढ़ी हैं, इसी की वजह से मारुति सुजुकी को और इनफैक्ट सारे ओईएम्स को अपनी कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। इनफैक्ट लास्ट वन ईयर और सो मारुति सुजुकी हैज इंक्रीज्ड द प्राइसेस 5 टाइम्स। ऑलराइट, साथ ही मिस्टर श्रीवास्तव हम जानना चाहेंगे, जिस तरह की इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो एक बार फिर से मार्जिन्स पर दबाव देगी। अब क्या प्राइस हाइक फिर से होगा कस्टमर पर, क्या ये कंज्यूमर पर ये बर्डन पास होगा, इस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। ये देखिए, ऐसा है कि जैसे मैंने बोला कि हमें दोनों चीजें देखनी है, हमें एक बहुत ही फाइन बैलेंस लेके चलना है। हमें डिमांड का भी ख्याल रखना है और अपने प्रॉफिटेबिलिटी का भी ख्याल रखना है। तो हम पूरे समय जो है इसको स्टडी करते रहते हैं। ऐसा कोई मौका या ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि हम बोलें कि ये लास्ट टाइम है या ये लास्ट ऑप्शन अब आज ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को। और ये भी याद रखें कि हम लोग का जो पहला ऑप्शन होता है वो प्राइस इंक्रीज करना नहीं होता है, वो है कॉस्ट कम करना। और हम कॉस्ट कम करने पे अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, और जब कोई चारा नहीं बचता है तभी हम प्राइस इंक्रीज करने का ऑप्शन लेते हैं। तो ऑप्शन तो देखिए ऐसा है, कभी ये खत्म नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कभी शुरू होता है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर and the market before we take a decision on price increases. ऑलराइट, तो क्लियरली रूरल ग्रोथ में हमने ट्रेमेंडस इंक्रीज पिछले 10 सालों में देखा है। कितना एक्सपेक्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर सेल्स ब्रैकेट के हिसाब से समझना चाहें? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये हमने ये देखा है कि ये पिछले अगर आप 10 साल का स्टेटिस्टिक्स देखें, तो जो रूरल मार्केट्स की ग्रोथ है वो अर्बन मार्केट की ग्रोथ से हमेशा ज्यादा रही है एवरी ईयर, एक्सेप्ट आई थिंक 1 ईयर। मेरे ख्याल में 2012 या 13 में एक साल ऐसा था जब अर्बन ग्रोथ रूरल ग्रोथ से ज्यादा रही थी। और उसकी वजह है, बुनियादी वजह ये है, जो आपने अभी उसका जिक्र भी किया। बुनियादी वजह ये है कि जो रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे गांव की या जो हमारे जो छोटे शहरों की जो माशी हालत है वो बेहतर होती जा रही है। द इनकम लेवल्स आर गोइंग अप, per capita is going up much faster in the rural areas, and while they may be much less compared to the per capita income of urban areas, लेकिन ग्रोथ उधर अच्छी है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने काफी वो किया है, सरमाया किया है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, and that is also giving a boost to the rural demand. And thirdly, अगर आप पिछले 3-4 साल देखें तो मॉनसून नॉर्मल रहा है। इनफैक्ट अगर आप खरीफ की जो फसल देखें, इट हैज बीन रिकॉर्ड। रबी की सोइंग जो है वो भी रिकॉर्ड स्तर पे है इस साल, और मुझे लगता है इसके चलते हुए जो रूरल की डिमांड है वो बढ़ती रहेगी। एंड आई थिंक दिस ट्रेंड विल बी देयर फॉर सम टाइम टू कम।
ऑलराइट मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कमेंट्री आपकी काफ़ी पसंद आ रही है, मार्केट को 2.5% ऊपर है। ऑफ कोर्स ईवी कैपेक्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा रुझान बन रहा है बाजार का।